बच्चों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे बिना देखे आप टॉपर नहीं बन सकते, आप अपने मनचाहे नंबर नहीं ला सकते। ये वीडियो क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। और हाँ, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोगों की जो बात करेंगे, हम लोग उस टॉपिक पे एवरेज टू टॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है बच्चों, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि एवरेज है पढ़ाई में, ठीक है, बिलो एवरेज है। ठीक, जो बच्चे ऑलरेडी टॉपर हैं अपने अपने फील्ड में, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी पढ़ाई वाले हैं, वो सभी लोग टॉपर पे फोकस करते हैं। ठीक है, बट हाँ, हम लोग जो है वो एवरेज पे भी फोकस करते हैं, ताकि जो बच्चे एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, वो भी टॉपर की तरफ बढ़ सकें, टॉपर बन सकें अपने आने वाले एग्जाम में। तो बच्चों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है अपने अपने एग्जाम में, जैसे कि आप लोग अगर बोर्ड स्टूडेंट हो, नीट एग्जाम स्टूडेंट हो, जेईई स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, जो बच्चे अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और अपनी पढ़ाई को इसी हिसाब से करें। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें आपको दिख रहा है एवरेज टू टॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक टू एडवांस यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। सारी चीजें बेसिक से शुरू करेंगे, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आने वाला है। ठीक है, और आप लोग जैसे कि जानते हैं, आप लोगों का फेवरेट चैनल है अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक ये चैनल नया है, इसीलिए बहुत ही बच्चे इस पे ज्यादा जो है एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि इस पे जो है हम लोग ऑथेंटिक बात करते हैं, बहुत ही जरूरी बात करते हैं। अब बच्चों, ये हूं मैं शिव शर्मा सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, 5 मेथड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 मेथड्स, यानी कि आज हम 5 मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एक एवरेज से उठा के टॉपर बना देगा। ठीक है, जिसके आप ये मेथड्स जानने के बाद आपको पढ़ाई इतनी आसान लगेगी, आप अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखिए, टॉपर का जो स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है, वो भी वही क्लास में बैठता है जिस क्लास में आप बैठते हो, वो भी उसी टीचर से पढ़ता है जिस टीचर से आप पढ़ते हो, लेकिन वो टॉपर है क्लास का, आप टॉपर नहीं है। तो 5 मेथड्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों की जो है एक इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट और पहली स्लाइड है। हम लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है आज जो कि आपको एडवांस से टॉपर बनाएगा आपके एग्जाम में, वो है अपग्रेड फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग। बच्चों, ये हेडिंग छोटी है, बट इसका मतलब जो है वो बहुत बड़ा है कि आपको जो है एक्टिव से पैसिव लर्निंग की तरफ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। जितने बच्चे एवरेज हैं वो हमेशा पैसिव लर्निंग करते हैं, जिस वजह से उनके नंबर जो है वो कम रह जाते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम लोग अब समझ लेते हैं कि एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिकॉल क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्टिव रिकॉल। ठीक, अब अगर एक्टिव रिकॉल के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग एंड रीडिंग टेस्ट, इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग, हम लोग जो हाईलाइटर ले लेते हैं ना लेक्चर वाले अच्छे से पेंट करने के लिए, एंड री रीडिंग टेस्ट, मतलब बार बार चीजों को पढ़ना, बार बार उसे रिपीट करना। एक कॉपी को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने एनसीईआरटी 20 बार पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी 50 बार पढ़ ली थी एग्जाम होने से पहले। क्या आपको लगता है वो वैलिड रीजन है उनके टॉपर बनने का? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ उनकी गलत स्ट्रैटेजी, देखिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपने अपना तरीका होता है, पैटर्न होता है पढ़ने का। बट हाँ, एक चीज आप खुद सोचिए, एक किताब को अगर आपको 50 बार पढ़ना पड़ रहा है पेपर देने से पहले, मतलब आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो चीजें, कहीं ना कहीं वो चीजें आप सही से पकड़ नहीं रहे, क्योंकि पढ़ने वाले टीचर 50 बार कभी नहीं पढ़ता। ठीक है, जो टीचर आपको पढ़ाता है वो सिर्फ एक बार पढ़ता है, और हाँ, वो लेक्चर आपको देता रहेगा साल भर, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने एक बार पढ़ रखा है। उसकी पढ़ाई में वो करता है एक्टिव लर्निंग, और जो स्टूडेंट करते हैं वो होती है पैसिव लर्निंग। ठीक है, वही चीज आपको समझनी है। यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक से बात करने वाले हैं। क्लोज योर बुक, आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठो, आपके सामने बुक है, आपके सामने कंटेंट है पढ़ने के लिए, आप ये सब मत करो, ना ही बार बार पढ़ाई करो, ना ही उसे हाईलाइट करो। सिंपल सा क्या करना है, क्लोज योर बुक, अपनी किताब को बंद कर दो एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर आप क्लास 9 से लेकर 12 तक हैं और आपके पास जो है एक टॉपिक आ गया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस बारे में ज्यादा बात करता हूँ कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन अगर आ गया तो आप क्या करोगे। जैसे कि पूरी हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है, आप उसे बार बार रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उससे नहीं होता है। ठीक, उससे आप कभी समझ नहीं पाओगे, और वो रटी हुई हेडिंग आपको सिर्फ एग्जाम तक याद रहेगी, उसके बाद में आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, और वो आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला फ्यूचर में। और ऐसा नहीं है जो हेडिंग आपने क्लास 10th में रट ली वो क्लास 12th में भी काम आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब जैसे कॉन्सेप्ट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, अब आप लोग बुक बंद कर दो, उससे थोड़ा उसके बारे में सोचो। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन, किसी चीज का बार बार प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है,
उसे कहते हैं। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, और उसे आउट लाउड, कंसेप्ट आउट मतलब ऐसा नहीं है कि मन में बोल रहे हैं, मन में जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं ना, जैसे बार बार आपसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे पता है आपको कहाँ पे क्या समझाना है, तो उसे बोल के पढ़िए, बोल के समझिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इफ यू स्टम्बल यू नो वेयर योर गैप्स आर, अगर आप रुक रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिक्कत कहाँ हो रही है। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और आप मेरे सामने खड़े हो, सर रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस टेक प्लेस एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि आप कहीं पे रुक नहीं रहे हो, आप प्रॉपर्ली बात कर रहे हो, ठीक है। बट अभी कोई दूसरा बच्चा जो एवरेज है, बिलो एवरेज, वो क्या करेगा, सर रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, इस तरीके से वो बात करेगा, मतलब स्टम्बल करेगा, रुक रुक के बात करेगा, जिसका मतलब क्या है, उसका कंसेप्ट बिल्कुल ही बेकार है, उसका बेस जो है बहुत ही बेकार है, मतलब वो बिल्कुल भी नॉलेज उसको नहीं है, ना ही उसको समझ में आता है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज करिए आपने किसी आंसर को रट लिया, दूसरा एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने किसी एग्जांपल या क्वेश्चन आंसर को रट लिया, एक क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसका आंसर लिखा हुआ है, आपने रट लिया, ठीक है। आपको लगा अरे मैंने याद कर लिया, पेपर में लिख दूंगा, पेपर में जब आप गए तो आपको सिर्फ शुरुआत की 2-3 लाइनें याद आई, बाकी आपका पूरा छूट गया, ठीक है, बीच का या तो आप भूल गए। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपने एक्टिव रिकॉल तो करा ही नहीं, आपने वो लर्न करने के बाद आपने बुक बंद करी ही नहीं, उसके बाद में आपने बैठ के सोचा ही नहीं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका ये आंसर था, आपने कभी उसे करा ही नहीं, तो वो सिर्फ आपके पैसिव माइंड में रहा, पैसिव रिकॉल में था, बट एक्टिव रिकॉल उसका कभी हुआ ही नहीं। जब आपको जरूरत पड़ी तो वो एक्टिवली आपके दिमाग में आया ही नहीं, ठीक है। अब आप समझ गए। अब दूसरा तरीका है बच्चों पेमेंट टेक्निक, ठीक है। ये बच्चों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट टेक्निक है, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द सिंपलेस्ट टर्म पॉसिबल एज इफ यू आर टीचिंग इट टू द बिगिनर, ठीक है। बच्चों आप लोग एक कोशिश करो कि ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द सिंपलेस्ट टर्म पॉसिबल इफ यू आर टीचिंग इट टू द बिगिनर। बच्चों इस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरीके से चीजों को समझो जैसे आप किसी बिगिनर को समझा रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज, बहुत ज्यादा इंग्लिश की लैंग्वेज, बहुत ज्यादा इस तरीके से हाई लेवल पर नहीं जाना है, जैसे कि आप बहुत बड़े पीएचडी होल्डर हो, प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में, आप एकदम गए फर्राटेदार इंग्लिश में पूरा अपना खत्म करा आगे, इस तरीके से आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो प्रोफेसर है, उनका काम है, आपका काम है अभी आप बोर्ड पे हो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे सपोज करो हमने बात करी रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हेडिंग हम लोगों के सामने लिखी हुई है, तो हम लोग किस तरीके सिंपलेस्ट क्या होता है, सिंपलेस्ट इसको यहाँ से तोड़ दो, ठीक है। री यानी बार बार, और प्रोडक्शन यानी किसी चीज का उत्पाद या फिर उसे प्रोड्यूस करना, मतलब बार बार किसी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। होप ये वाला मेथड आपको बहुत ज्यादा क्लियर है, और हाँ आप लोगों को पसंद आया होगा मेरे जो मेथड्स हैं, क्योंकि ये मेथड्स स्पेशली मेरे द्वारा डिजाइन करे गए हैं, मतलब मुझे ऐसा, मैंने ये सारी चीजें देख रखी हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत होती है, कहाँ पर क्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैंने अपने टाइम पे ये फॉलो करे थे, मैंने भी कहीं से सीखे थे, तो आज जो है मैं अपना ज्ञान आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भी अगर फायदा करेंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखोगे, ठीक, अपने फ्रेंड्स को बताओगे। प्रैक्टिस ओवर थ्योरी, ठीक है, द एडवांस स्ट्रेटजी। बच्चों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आपने थ्योरी कभी पढ़ी ही नहीं, तो आप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आप आंसर क्या लिखोगे, तो थ्योरी आपका उंगली पे होनी चाहिए, मतलब जब तक आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई कार है आपको चलानी है, अरे आपने कभी थ्योरी पढ़ा ही नहीं कि गियर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ठीक, क्लच क्या होता है, तो आप गाड़ी में डायरेक्ट प्रैक्टिकल देने जब जाओगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि क्लच यहाँ पे होती है, आपको क्लच की जगह पे सीधा एक्सेलरेटर दे दो, तो ये चीजें होती है ना। आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, थ्योरी करनी पड़ेगी। अब इसको कैसे करेंगे, इसके भी 2 फॉर्मेट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द 30-70 रूल, ठीक है। बच्चों ये रूल आपने मोस्टली हर टीचर के मुंह से सुना होगा, 30-70 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही एडवांस लेवल का रूल है, ठीक है। इसे जो बच्चे समझ जाते हैं वो टॉपर बने बिना रह नहीं पाते, फिर वो टॉपर ही हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट स्पेंड 70% ऑफ देयर टाइम रीडिंग एंड 30% प्रैक्टिसिंग। अब बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग एवरेज क्यों हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली एवरेज ही होंगे या फिर बिलो एवरेज होंगे। आप लोग क्यों एवरेज हो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो 70%, यानी कि अगर सोचिए अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो उसमें से आपने 7 घंटे सिर्फ चैप्टर को रीड करने पे दिया है, ठीक है, और 30% आपने उसके क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक। तो ये सबसे बड़ा रीजन है आपके फेलियर होने का, ठीक। और जो टॉपर होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, टॉपर्स डू द एग्जैक्ट अपोजिट, टॉपर्स अपोजिट करते हैं तभी वो टॉपर्स हैं, ठीक। टॉपर बनना इतना आसान भी नहीं होता, और हाँ अगर एक बार बन गए तो फिर उसके बाद में एवरेज होना इतना सरल भी नहीं होता, बस एक बार बनने के दे रहे हैं। आपको चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। टॉपर क्या करते हैं, जस्ट उसका उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 30% रीडिंग करते हैं, 10 घंटे में 3 घंटे में फटाफट रीड कर लेंगे जो भी उनका पोर्शन है, थ्योरी है, कंटेंट है। 70% यानी कि 7 घंटे जो है 10 घंटे में से वो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आंसर्स को अपने रिवाइज करेंगे, बुक बंद कर देंगे, रिवाइज करेंगे। इस हिसाब से जो है उनके वो लोग करते हैं, तो उनके जो है
काफी ज्यादा उनकी हद में जो है, और वो लोग टॉपर बन भी जाते हैं क्योंकि वो लायक है, वो चीजें सारी कर रहे हैं तो वो बन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा के यहाँ पर आ जाती है अपने लोगों का मेथड, पास्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, ऐसा कोई टीचर है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो या फिर किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में हो, क्या कभी भी किसी टीचर ने कहा है कि आप पास्ट ईयर पीवाईक्यू ना लगाओ? ठीक है, हर टीचर के मुंह से आपने एक चीज सुनी हो, क्या सारे टीचर मतलब ऐसे थोड़ी ना है जो वो बस कह दे रहे हैं कि हाँ पास्ट टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने में वो चीजें फील करेंगी, उन्हें समझ में आता है, वो टीचर्स हैं। सोचिए बड़े बड़े प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि पीवाईक्यू लगाओ, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो पहले नंबर पर समझना चाहिए। ठीक है, dedicate the bulk of your time to solving PYQ questions and taking time mock test. The students open for actual exam period. बच्चों अगर आप PYQ को जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, बहुत ज्यादा टाइम देते हो PYQ को, और सैंपल पेपर्स लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, जैसे आपने टाइमर लगा लिया, मॉक टेस्ट 3 घंटे का देने बैठ के, तो ये क्या करेगा पता है? जब आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तब आपके मन में ये नहीं आएगा अरे ये तो पहली बार है। आप वो एक्सपीरियंस पहले ही कर चुके हो, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल्स में। अच्छा आप खुद सोचो, स्कूल्स में हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट कराने का क्या फायदा? उनके तो पेपर ही वेस्ट हो रहे हैं। बट वो चीजें जरूरी हैं। अगर आप हाफ ईयरली दोगे, तब जब आप एनुअल एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा अरे इस काइंड के पेपर मैंने दे चुके हैं, इस तरीके के पेपर मैंने बहुत सारे दिए, और हाँ घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक, तो होप आपको दूसरा मेथड भी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चलिए आप तीसरे मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, स्मार्ट रिवीजन कंसिस्टेंसी। अब बच्चों जो है ये थर्ड मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। और उम्मीद है आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी बताई हुई चीजें अच्छी लग रही हैं, तो अभी चैनल को फॉलो कर। तो बच्चों इसमें पहले क्या मेथड आ जाएगा अपने लोगों का, वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन का मतलब आप समझ लेना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डोंट क्रीम द नाइट बिफोर, क्रैम द नाइट बिफोर, मतलब वो जो एक रात पहले पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो आप टॉपर नहीं बन सकते। आप इस चीज को अपने कान में रख लो कि आप टॉपर नहीं बन सकते अगर आप एक रात पहले पढ़ने वाले हो। हाँ, कुछ अगर स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, उनकी बात अलग है, वो लोग हमेशा एक्सेप्शन रहते हैं। ठीक है, बट हाँ आप लोग ये गलती मत करना कि खुद को ही स्पेशल चाइल्ड मानने लग जाओ सब लोग। रिव्यू व्हाट यू लर्न द नेक्स्ट डे, अ वीक लेटर एंड अ मंथ लेटर। ठीक है, एक रात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उससे आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ला सकते हो, बट आप टॉपर नहीं बन सकते। जो सोचो आपके 98%, 96%, 95% आ जाए, वो कभी नहीं होने वाला लाइफ में, एक्सेप्शंस को हटा के। आपको क्या करना है, आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा वो आपको एक बार जो है रिव्यू करना है उसको। मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, पूरे महीने में मैंने क्या पढ़ा है उसका एक बार 2 दिन का आपको रिव्यू करना है, रिवीजन टाइम करना है। पूरे साल में आपने पूरे 6 महीने में क्या पढ़ा है उसका आपको एक रिव्यू बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी में। ठीक, एंड अ मंथ लेटर, आप 1 महीने के बाद आपने क्या करा है। दिस मूव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू योर लॉन्ग टर्म। बच्चों जैसे सपोज करिए कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वो सारी चीजें आपने कॉपी पे नोट डाउन करी। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपके वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी कि यार ये थोड़ी देर के, जैसे सपोज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा के मैं चला गया घर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये चीजें मेरे दिमाग से हट जाएंगी, मैंने क्या बोला था मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बट हाँ अगर यही चीज मैं अगर अपनी कॉपी में लिखूं, उसे रिवाइज करूं, तो शायद कल आप अगर मुझसे पूछो कि सर आपने क्या बताया था, तो मैं आपको बता सकूं अगर मैं ये करता हूँ। क्योंकि रिकॉल करने के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी से ये सारी चीजें मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब लंबे टाइम तक याद करने के लिए चली जाएंगी, सेट हो जाएंगी। मेक योर ओन नोट्स। बच्चों ये गलती आजकल तो बहुत चल रहा है कि चैट जीपीटी का टाइम है, एआई का टाइम चल रहा है, नोट्स हम क्यों बनाए, हमको तो बने बनाए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो गलती मत करना आप लोग। ठीक है, जो बच्चे एडवांस हैं वो लोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप पहले से ही एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो और चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, फायदा तो आपको करेगा, बट हाँ लास्ट टाइम पे आपको दिक्कत करेगा। पूरे साल तो आप मौज करोगे, जब लास्ट टाइम पे पेपर का टाइम आएगा तब वो नोट्स आपको समझ नहीं आने वाले हैं। खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि टीचर जब आपको पढ़ाने आता है ना क्लास में, उसके पहले उसने घंटों मेहनत करी होती है, वो खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करता है तब आपको पढ़ाता है। ठीक है, वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी एक टीचर है, प्रोफेसर है। कंडेंस लॉन्ग चैप्टर्स इनटू क्विक, मतलब कि जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जो चैप्टर्स हो गए, उनको आपको क्या करना है, उनको छोटे से पेज पे लेकर आना है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स हो गए छोटे छोटे, ठीक है, ये इस तरीके के माइंड मैप्स हो गए, इस तरीके के, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप ये सब कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो है आप बेटर बन सकते हो, एवरेज से आप जो है टॉपर बन सकते हो। जिस बच्चे के 60% आ रहे हैं वो 90 पे आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। जिस बच्चे के 80 आ रहे हैं, 80%, वो 95 पे आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और जिस बच्चे के ऑलरेडी 90% आ रहे हैं, वो सोचो 98% बन के अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह बन गया तो कितनी खुशी की बात होगी। ठीक है, मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी होगी जब आप कहोगे सर आपके जो मेथड्स हैं मुझे काम आ गए। ठीक है, एडवांस टाइम मैनेजमेंट, बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, अगर ये आपने मेथड सीख लिया, ये बच्चों कंसेप्ट मतलब कोर है ये, अगर आपको टॉपर बनना है तो। ठीक है, वैसे तो सारी चीजें जरूरी हैं, बट ये वाला मेथड कुछ ज्यादा ही जरूरी है, स्किप मत करना। यहाँ तक रुक गए हो तो पूरी वीडियो पूरी देख लेना जल्दी से। ठीक है, टाइम बॉक्सिंग,
ठीक है। शेड्यूल योर डे इन स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम डेडिकेटेड टू वन सब्जेक्ट। जैसे कि टाइम बॉक्सिंग का मतलब हो गया कि सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे या 6 सब्जेक्ट होंगे। पूरे दिन में आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने 3 महीने फिजिक्स पढ़ ली, 3 महीने केमिस्ट्री ना, आपको रेगुलर पैरेलल में सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी। जैसे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक दिन में, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। आपने क्या कहा, दिन के पर्टिकुलर डे, जैसे सपोज करो मुझे सुबह 9 से लेकर 11 तक फिजिक्स पढ़नी है 2 घंटे, 12 से लेकर 2 तक केमिस्ट्री पढ़नी है 2 घंटे, और 3 से लेकर 5 तक मुझे बायोलॉजी पढ़नी है। इस तरीके से टाइम्स को दो, उसे ब्लॉक बनाओ, उसको पर्टिकुलर टाइम दो सब्जेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्किंसंस लॉ, ये बच्चों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे लॉ बच्चों मतलब ना डिफाइंड है, सोचिए रिसर्च करी गई है इन लॉ पे, ऐसे नहीं उठा के आपको सारी चीजें बताई दी जा रही है अपने मन से कि हाँ ये कर लो। सेट आर्टिफिशियल शॉर्टर डेडलाइंस फॉर टास्क टू फोर्स हायर फोकस, मतलब कि सपोज करिए मैं अभी कह दूं कि बच्चों आपके पास एक चैप्टर है, ठीक है, 2 पेज का चैप्टर है, आपको उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, कल आपका टेस्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, 24 घंटे 36 घंटे, एक दिन 1.5 दिन उस चैप्टर को पढ़ोगे, अगले दिन पेपर दोगे, आपके नंबर आएंगे 60%, 65%, ठीक, 60-65%। क्यों? क्योंकि आपने उसे फोकस नहीं करा। जैसे चैप्टर मैंने आपको 2 पेज का चैप्टर दिया है, आप उसे पूरा दिन लेके बैठे हो, अरे सिंपल से डिफाइन करो ना कि मुझे ये चैप्टर को 3 घंटे में खत्म करना है, बस पूरे अच्छे तरीके से। सारी चीजें बंद कर दो, मोबाइल वगैरह सीबस सब कुछ बंद कर दो, अपने डिस्ट्रैक्शन सब खत्म कर दो, ठीक। पढ़ने बैठ जाओ, 3 घंटे में सब पूरा रिवाइज कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे, रट लोगे, उसके बाद में 2 घंटे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगले दिन पेपर देने आओगे ना 95, 96 कहीं परसेंट नहीं गए, तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे एवरेज हैं तो इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि उसके 80% से तो कमाएंगे नहीं। जो बच्चे एवरेज हैं, जिनके 50% लाना तो बहुत मुश्किल है, वो बच्चे 80% ले आएंगे इस टेक्निक को फॉलो करके। अब बच्चे यहाँ पर तीसरा यहाँ पे मेथड की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है एनर्जी मैपिंग, ठीक है। स्टडी योर हार्डेस्ट हाई वेटेड सब्जेक्ट व्हेन योर एनर्जी पीक्स। अब अच्छा सपोज करिए कि मोस्टली जो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोगों के लिए सबसे टफ हो जाता है सब्जेक्ट, वो है फिजिक्स, ठीक है। मैथ हम लोगों के पास होती नहीं है, फिजिक्स टफ हो जाती है। ये पर्टिकुलर मैं अपनी बात कर रहा हूँ ताकि सारे बच्चे अपना डिफाइन, जैसे मैथ जिनके पास है, ठीक है, उनके लिए मैथमेटिक्स टफ हो सकता है, फिजिक्स नहीं होती होगी। तो जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स अगर हम ना पढ़ें तो क्या कोई भी एग्जाम क्लियर होगा? ना ही नीट क्लियर होगा, ना ही बोर्ड के एग्जाम क्लियर होने वाले हैं। तो फिर करना पड़ेगा ना, फिजिक्स में भी करना पड़ेगा, फिजिक्स में भी हम लोगों को 95% लाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगी वो 95 बनेगी, ठीक। एनर्जी पीक, जब आपकी एनर्जी पीक पे हो ना तब हमें वो पढ़ना है। जैसे फिजिक्स मेरे लिए टफ है, तो फिजिक्स मेरे लिए पढ़ने का कौन सा टाइम सही होगा? बायोलॉजी तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो सोचो मैं सुबह उठा 8 बजे, ठीक है, 9 बजे हम तैयार हो गए एकदम काफी है। आप सोचिए अगर 9 बजे हम बैठेंगे बायोलॉजी लेकर, वो तो मुझे ऑलरेडी आ रही है, तो मुझे कब, मेरे लिए बेस्ट टाइम कब फिजिक्स पढ़ने का? सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि उस टाइम भी एकदम बढ़िया फ्रेश होते हैं, खा पी चुके होते हैं, और 9 बजे से 11 बजे तक मुझे मतलब ना ही नींद आने वाली है, ना ही कुछ सुबह का टाइम। तो इस तरीके से आपको टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आप लोग हैं एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक। यहाँ पर आपके स्क्रैच है मन में कि हाँ क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों पता है आजकल क्या हो रखा है कि हर जगह सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, जैसे ये कर लो वो कर लो, या फिर इस तरीके से चैप्टर को पढ़ लो, वन शॉट देख लो, ये सारी चीजें सब बात करते हैं। बट ये छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे कि ये वाले 5 मेथड्स हो गए आपको, जो कि आपको बेसिक से एडवांस तक मैंने आपको बताए हैं, और जो आपको एवरेज से टॉपर बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट जो है बात करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी और माइंड मैप शिफ्ट। अब बच्चों साइकोलॉजी सबसे, ये बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोचो कि ये यहाँ पर लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी। आजकल हर चीज में साइकोलॉजी की बहुत जरूरत होती है। आप में जो कि एवरेज हो और एक टॉपर बच्चे में क्या फर्क है साइकोलॉजी का? वो दिमाग से एवरेज, आप आपसे कोई पूछे अरे और वो टॉपर भाई क्या हाल चाल है, आप उसे टोक दो यार ये कहाँ टॉपर, मैं टॉपर नहीं। और जो बच्चा ऑलरेडी टॉपर है ना, अगर उससे कह दोगे ना और टॉपर भाई क्या हाल चाल है, वो बोलेगा और सब बढ़िया है, वो आपको टोकेगा नहीं कि हाँ मैं टॉपर नहीं हूँ, क्योंकि उसके साइकोलॉजी वही है, उसके माइंड सेट वो बन चुका है कि हाँ आई एम द टॉपर, और वो है भी, कोई ऐसा फेंकने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी को सेट करना है या माइंड सेट में जो शिफ्ट लाने हैं वो कैसे होंगे, उसके भी 3 पार्ट हैं, चलिए आपको जल्दी समझा देते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, आइडेंटिटी जो मैंने अभी बताई कि उन लोगों के मन में बैठ चुका है, वो लोग एक टॉपर है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने मन में बिठाओ, माइंड शिफ्ट लेकर आओ। स्टॉप सेइंग आई एम बैड एट मैथ, मतलब जैसे सपोज मैथ यहाँ पर एग्जांपल है, मुझे फिजिक्स, जैसे कि आई एम बैड एट फिजिक्स, ठीक है, मुझे फिजिक्स नहीं आती, ये कहना सबसे गलत है। किसी ने मुझे पूछा फिजिक्स आती है? नहीं मुझे फिजिक्स नहीं आती, सबसे गलत तरीका। कहना सीखो आई एम करेंटली मास्टरिंग मैथ, ये कहना सीखो। कि कोई पूछे फिजिक्स आती है? नहीं अभी मुझे काम करना है उस पर, मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं आती, ये कहना गलत है, मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, तो इससे पॉजिटिव फीलिंग आती है। और ये मत सोचना ये तो अरे ये सब तो सारी कहने की बातें हैं, कहने से क्या हो जाता है, कहने से बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है अगर पढ़ने आए हो, सीखने आए हो, तो खुद की बुद्धि मत लगाना, यहाँ पे जो है वो चीज समझ लो। अगर आपको अगले 6 महीने में रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है, नहीं तो फिर आप तो भटक ही रहे हो सालों से, और भटक लेना। दूसरा क्या जाता है 5 मिनट रूल, ठीक। 5 मिनट रूल क्या कहता है?
टेल योरसेल्फ यू विल स्टडी फॉर जस्ट 5 मिनट्स, स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पॉइंट। बच्चों, सुबह आप जो है 8 बजे उठे, 9 बजे एकदम खा पी के तैयार हो गए। अब आपका मन क्या करेगा, लाइए आधा घंटा इंस्टाग्राम जो है स्क्रॉल कर देते हैं, यूट्यूब पे गेमिंग वीडियो देख लें, कुछ भी देख लें, गाने सुन लें। मन आपका कभी तैयार ही नहीं होगा कि 9 बजे किताब खोलो, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, कभी मन तैयार नहीं होगा। उसको समझाना पड़ेगा। और समझाते कैसे हैं? जो बच्चे समझाना सीख गए मतलब वो टॉपर बन गए, और जो नहीं समझा पाते वो एवरेज रह जाते हैं। ठीक, मन को बताओ कि बस 1 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 9 से लेकर 10 तक। अगर तुमने 1 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया तो आज पूरे दिन तुम खेलोगे, ठीक है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। बस हाँ, 1 घंटे फिजिक्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक, मन में बैठा लिया। अब आप 1 घंटे तो परफेक्टली आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, गारंटेड बात है, बट हाँ आप 30 मिनट पढ़ लोगे। सही कह रहे हैं ना? 30 मिनट जो है वो आपके बहुत अच्छे होंगे। जिसके लिए सोचो, जहां आप 5 मिनट नहीं दिन के पढ़ पा रहे हो, वहां अगर 30 मिनट पढ़ ले रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये धीरे धीरे शॉर्ट गोल्स हैं, ठीक है, इनको लॉन्ग मत समझना। 30 मिनट पढ़ लेने से फिजिक्स क्रैक हो जाती है, ऐसा नहीं है। 30 मिनट से शुरुआत करोगे, तब 1 घंटे पे जाओगे, 2 घंटे पे जाओगे, दिन के 3 घंटे, दिन के 4 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे, तब जाके फिजिक्स बुद्धि में आती है। और तब भी नहीं आती, वो बहुत टफ है। प्रोसेस ओवर आउटकम। अब प्रोसेस करना है आउटकम। फोकस ऑन कंप्लीटिंग 3 एक्टिव रिकॉल सेशंस डेली। मतलब सपोज करिए कोई आंसर है, ठीक है, आपने रट लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, आपने आंसर रट लिया। अब क्या किया आपने, हर 2 घंटे पे उसको आंसर को अगर आप रिकॉल कर लेते हैं सेशंस के अकॉर्डिंग, जैसे 2 घंटे पे एक बार आपने पूरा बैठे बैठे पूरा आंसर रिवाइज मन में कर लिया, ठीक है, बोल बोल के, मुंह से बोलना है, मन में मत करना। तो फिर 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे, 3 बार अगर आपने कर लिया, लिख के आप ये रख लो कि आपको वो आंसर याद आ जाएगा पेपर के टाइम पे। जब आप पेपर लिखने बैठोगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो आपके मन में आ जाएगा, अगर पेपर से पहले आप एक बार और रिवाइज कर लेते हो तो। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। बच्चों में बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, थैंक यू। और बच्चों, मेरा नाम है शिवम शर्मा सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हम लोग यहाँ पर हैं आप लोग के फेवरेट चैनल, दैट इज अपकमिंग टॉपर साइंस। और बच्चों, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स अ लॉट फॉर यू। और हाँ, ये सारे मेथड्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे आपकी जर्नी में, अगर आपको समझ आया तो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। बच्चों, जनरली टीचर सारे बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, बट ये जो मेन टॉपिक्स हैं इन पे बात करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगा आप लोग को ये चीज समझानी चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों को बताइएगा जो कि आपके जैसे हैं, ठीक है। और हाँ, उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में एक टॉपर बनेंगे, मनचाहे नंबर लाएंगे। जिसको 95 लाने हैं वो 95, जिसको 90 लाने हैं वो 90 लाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।